जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 10 के चैप्टर 11 की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है और साथ से ये भी डिस्कशन में शामिल होगा कि इनको बोर्ड में अगर इनकेस कोई भी डेफिनेशन आ जाए उसको बोर्ड में लिखना कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बड़ी चीज़ें। साथ साथ जो गलतियाँ मैं देखता हूँ टेस्ट में बच्चों की वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए जी, पहली डेफिनेशन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के स्टार्ट करते हैं। जी, मिसाल के तौर पर मैं एक फ़िक्स पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट पी। फ़िक्स पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता। इसके साथ मैं एक ऐसा पॉइंट अटैच कर देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ मूविंग पॉइंट एम। क्या नाम देता हूँ इसको? मूविंग पॉइंट एम। अब जब ये पॉइंट एम मूव करता जाएगा और ये पी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जिससे ये ऐसे मूव करता जाएगा तो दोबारा ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। इस एम पॉइंट के मूव करने से आप देख रहे हैं ये एक पूरी एक बाउंड्री बन गई है। ठीक है, ये एक पूरी एक बाउंड्री बन गई है। ये जो बाउंड्री बन गई है और ये जो आपके सामने फिगर है ये तो बन गया सर्कल। फिगर तो क्या बन गया? एक सर्कल। कैसे बना? जब एक फिक्स पॉइंट पी के साथ क्या हुआ, मूविंग पॉइंट अटैच हो गया, तो मूविंग पॉइंट को मूव करने से कौन सी फिगर बन गई? सर्कल बन गई। अब ये जो सर्कल की बाउंड्री आई है ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरिया सर्कमफेरेंस बराबर होता है, कभी आपको कह दिया एरिया सर्कमफेरेंस निकालते तो बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके इक्वल बराबर होता है? 2 पाई आर। बाज़ औक़ात है सर्कमफेरेंस की जगह वर्ड इस्तेमाल करता है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। मैं सिंपल पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहता है आपको कि निकाल दें। सिंपल लिखा होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का भी क्या मतलब होता है? सर्कमफेरेंस। ठीक है, आगे जी, अब इस डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब इनकेस अगर आ जाए डिफाइन करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या लिखेंगे? द बाउंड्री, वो बाउंड्री ट्रेस बनती है किसकी वजह से बनती है? बाय मूविंग पॉइंट पी। मूविंग पॉइंट पी बोलते क्या था? एम इन आ सर्कल। हाँ, ये सर्कल के साथ ही होते हैं, इतनी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? सी किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। अब ये जरा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेयर आर, जो आर है, रिप्रेजेंट कर किसको? रेडियस ऑफ सर्कल को। एंड पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, और पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन कॉर्ड। जी हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैंने सर्कल आपके सामने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ए है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट से लेता हूँ। सर्कल की बाउंड्री पर कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट। मिसाल के तौर पर बी और सी। जब भी आप सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स आ जाए और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के आप जो लाइन सेगमेंट बनाए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के जो लाइन सेगमेंट आपने बनाई है, लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ठीक हो क्या? तो सिंपल, अगर ये बोर्ड में आ जाए डेफिनेशन तो आपने सिंपल क्या लिखना है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल को डिफाइन करते हैं जी। द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, पूरा लिखना है सॉरी। द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, जो क्या करे? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे किसके? ऑफ अ सर्कल। ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है। जब कोई सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लाइन सेगमेंट आप बनाते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कंपास तो आपने लाजमी रखनी है। जब भी चैप्टर 10 11 की डेफिनेशंस आएंगी बोर्ड में तो आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अब क्या करना है? इन अबव फिगर बताएंगे, जो ऊपर फिगर है लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो ऊपर लाइन सेगमेंट ए बी हमने बनाई, रिप्रेजेंट कर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया? तो बोर्ड में अगर आ जाए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल तो इतना लाजमी डिफाइन करना है और डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, अच्छा, आप गौर करेंगे चैप्टर 10 11 में अभिषेक आपने पढ़ा होगा आर्क क्या होता है, तो फिर भी जरा इसको रिवाइज कर लें। आर्क कहते हैं किसे? जब आप सर्कल की बाउंड्री में से कुछ हिस्से ऐसे काट के सेपरेट कर दे। मैंने क्या किया? सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस से कुछ हिस्से ऐसे क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो ये जो आपने थोड़ा सा हिस्सा बाउंड्री में से लिया है, इस थोड़े से हिस्से को हम कहते हैं आर्क कहते हैं। इसको सिंपल कहते हैं एनी पार्ट, कोई भी हिस्सा, और पोर्शन हिस्सा, पार्ट या कोई पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट या पोर्शन को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक है, अब आए अगली डेफिनेशन को, फिर हमें समझने में आसानी होगी अगर आपको समझ लग गया। देखिए, मैंने एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ किया। इस सर्कल पर मैं क्या करता हूँ? एक कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ड्रॉ कर देता हूँ? एक कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए और बी। क्या नाम दे दिया? ए और। अभी देखें कॉर्ड ड्रॉ करने से हुआ क्या कि इसको लाइन ड्रॉ करने से ये वाला जो हिस्सा है ना थोड़ा सा सेपरेट हो गया। अभी मैंने ये जो नीचे वाला एरिया ना,
मैं मार्क कर लूँ। इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ये मेजर माइनर आर्क वो चैप्टर 9 में इसकी डिस्कशन है। अभी डेफिनेशन में क्या है कि मैंने क्या किया, कोड लिया, ठीक है। इस कोड को ड्रॉ करने से जो ऊपरले आर्क है, ये जो हिस्सा है, पोर्शन है सर्कमफेरेंस का, सेपरेट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। कोड ड्रॉ करने से और ये जो आर्क बनने से क्या हुआ है, ये जो हिस्सा इन दोनों के दरमियान है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये जो हिस्सा जो किन दो चीज़ों के दरमियान मौजूद है, आर्क और कॉर्ड, इन दोनों के दरमियान ये जो एरिया, इसको रीजन भी कहते हैं, ये जो एरिया है इससे कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसे कहा कहेंगे, एक ऐसा एरिया जो दो चीज़ों के दरमियान बंद हुआ। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनके दरमियान ये एरिया बंद होता है, एक तो कॉर्ड और दूसरा आर्क। ठीक हो गया, तो आए इसको पढ़ लेते हैं। द पोर्शन या रीजन, रीजन भी कह सकते हैं, ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल का रीजन यानी एरिया बाउंड, बंद है, किसकी वजह से बंद है, बाय एन आर्क, एक तो साथ डायग्राम में देख लेते हैं, एक तो आर्क की वजह से एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और कॉर्ड की वजह से भी, इज नोन एज, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। से क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हम इस आगे पर बोर्ड में आ जाए तो आपने इससे डायग्राम बना लिए, और डायग्राम में क्या करना है, उस एरिया को इस तरह लाइनों से शेड कर देना, और ऐसे लिखना है, इन अबव फिगर, जो अबव फिगर द शेड, जो आपने शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, सेगमेंट ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, तो आए अपने इस चैप्टर के लास्ट डेफिनेशन पढ़ लें और लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन को समझने से पहले डायग्राम से कुछ बातें समझ लें। मिसाल के तौर पर एक सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ है, ठीक है जी। इस सेंटर ओ से मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, पहला रेडियस मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और इसी सेंटर ओ से मैं एक और रेडियस ड्रॉ करता हूँ, दूसरा रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब ये दो रेडियस ड्रॉ करने से आप गौर से देखें तो दो रेडियस तो ड्रॉ हो गए, इन दो रेडियस के ड्रॉ करने से क्या हुआ, एक यहाँ पे एक आर्क भी सेपरेट होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल से क्या हुआ, एक पोर्शन, एक पार्ट क्या होगा, ये सेपरेट हो गया। याद रखिएगा, दो रेडियस और ये जो आर्क है, इनके ये जो दरमियान एरिया पाया जाता है, दो रेडियस और आर्क के दरमियान ये जो एरिया पाया जाता है, इस एरिया को कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल कहेंगे। okay? तो ऐसा रीजन जो बंद है, किन के दरमियान बंद है, बाय टू रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान जो रीजन बंद है, सॉरी गलत बोल रहा, द रीजन, ऐसा रीजन जो बाउंड है, किसकी वजह से बाउंड है, बाय एन आर्क एंड टू रेडियस, दो रेडियस और आर्क की वजह से, ये जो दरमियान में रीजन है इसे क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो पढ़ लेते हैं ये चारों डेफिनेशन। आप यकीन जाने इतनी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 साल पेपर उठा लेना, इन चारों में से कोई दो तो लाजमी आई होंगी, ठीक है जी। तो ये बड़ी अहम डेफिनेशन है, इनको हल्का ना लिएगा जी। सेक्टर ऑफ अ सर्कल को पढ़ लेते हैं। द सर्कुलर रीजन, ये हम गौर करें तो बनता ये तकरीबन ये सर्कुलर रीजन ही है, ठीक है, बस ये पिज्जा मुझे लग रहा है। अच्छा जी, द सर्कुलर रीजन, ऐसा सर्कुलर रीजन जो बाउंड है, ऐसा रीजन जो बाउंड है किसके से, बाय एन आर्क, एक आर्क एंड इट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस सेगमेंट, और जो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग, यानी आप कह सकते हैं जो साथ साथ है, साथ साथ जो रेडियस है या कॉरस्पॉन्डिंग को आप इसका समझ लें सिमिलर रेडियस, ठीक है, दोनों रेडियस क्या है, सिमिलर है। दोबारा पढ़ लें जी। सर्कुलर रीजन एक ऐसा सर्कुलर रीजन बाउंड बंद है बाय एन आर्क, आर्क की वजह से, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस सेगमेंट, और जो दो सिमिलर रेडियस सेगमेंट है उनकी वजह से और आर्क की वजह से ये जो एरिया बाउंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे, इन अबव फिगर, ये जो अबव फिगर है, शेडेड रीजन, ये जो आपने शेड किया रीजन रिप्रेजेंट करे किसको, सेक्टर ऑफ अ सर्कल को। तो ये थी ओवरऑल चैप्टर 11 की डेफिनेशन। इसके अलावा इन चारों के अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो बस इनको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेगा, प्रैक्टिस करेगा लिखकर। अल्लाह हाफिज़। हमने क्लास 10 के चैप्टर 11 के जितने भी MCQs हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये MCQs को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है जो समझना ज़रूरी है ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी लगे। उससे पहले एक गुजारिश है कि ये देखें, ये जो आपके सामने 4 डेफिनेशन है, अगर आपको ये चारों में से कोई एक भी डेफिनेशन नहीं आती ना, अगर चैप्टर 9 नहीं पढ़ा और ये चारों डेफिनेशन भी नहीं आती, तो प्लीज़ ये डिस्कशन को अभी मत सुने, इससे अच्छा जाएं, मैंने यूट्यूब पर अपनी ये शॉर्ट्स वीडियो बनाई है इन चारों डेफिनेशन के ऊपर, पहले जाके सुने, समझ लगे, फिर आके इस चैप्टर के ऊपर ये डिस्कशन सुने ताकि आपको MCQ समझने में आसानी हो।
आज की हमारी जो नई डेफिनेशन है चैप्टर 11 में वो है सेंट्रल एंगल। क्या है? सेंट्रल एंगल। अब हम पहले सेंट्रल एंगल को समझने से पहले हमें पता एंगल किसे कहते हैं। हालांकि एंगल के ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हमारे चैप्टर 7 पर है, लेकिन चलें इधर भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। मिसाल के तौर पर आपके सामने आपको पता है एक ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रे। आपको याद दिला दूँ, आपने क्लास 9th के थ्योरम 4 में पढ़ा था। आगे अब जब मैं क्या करूँ, दो रेस को इकट्ठा कर दूँ, दो रेस को क्या कर दूँ? इकट्ठा कर दूँ। ये पहली रे मैंने ड्रॉ कर दी और ये मेरी दूसरी रे। तो दो रेस को इकट्ठा करने पे इनके सेंटर पे हमेशा क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। तो आपके चैप्टर इस बुक में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाद में देखने में पहले समझ लें। द यूनियन, यूनियन करना, इकट्ठा करना। किन को इकट्ठा करना है? ऑफ टू रेस। एंगल कैसे बनता है? जब आप दो रेस को क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। तो उनको इकट्ठा करने पर हमेशा क्या बनता है? उनके सेंटर पर एंगल बनता है। अब आए एंगल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको समझते हैं। जी, आपके सामने मैं एक एंगल ड्रॉ किया जो 60 डिग्री का है। अगर आप गौर करें, ये जो दोनों रेज हैं, इन दोनों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो यहाँ पर मौजूद है। एंगल में ये जो दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका आप नुक्कर भी कहते हैं, एज भी कहते हैं, एंगल में ना इस एज को, नुक्कर को वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। और दूसरी बात, ये जो एंगल के आसपास ये जो रेज मैंने ड्रॉ किया, ये 60 एंगल के आसपास ये जो रेज ड्रॉ किया है, इन रेज को हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। इन दोनों रेज को क्या कहेंगे? आर्म्स, बाजू। किसके ये बाजू हैं? ऑफ एंगल के। तो ये दो अहम कंपोनेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंगल में होता है क्या है? वर्टेक्स किसे कहते हैं? वो जो एंगल का जो एज होता है, नुक्कड़ होती है, जहाँ से दोनों रेज स्टार्ट होती हैं, उसे वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो दोनों रेज हैं एंगल के आसपास, इनको क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। अब आए सेंटर एंगल को समझ। जी, एक बड़े खूबसूरत शक्ल का मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है। इसका समझ लें सेंटर कोई ओ है। सेंटर का क्या नाम है? ओ है। मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से ना एक रे ड्रॉ करता हूँ, पहली रे ड्रॉ कर दी, और इसी सेंटर से एक दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ, दो रेस ड्रॉ कर दी। अगर आप गौर करें, दो रेस ड्रॉ करने पर यहाँ क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ठीक होगा? क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को कब मैं सेंट्रल एंगल का नाम दूंगा? ये जो सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है, इसको सेंट्रल एंगल कब कहेंगे? इसके लिए दो कंडीशन है। क्या वो दो कंडीशन है? पहली कंडीशन है, जब भी कोई एंगल सर्कल के अंदर बने, अगर उसका वर्टेक्स एंगल का, ये जो एंगल है इसका अगर वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पर आ रहा है, खुद गौर करें, ये वर्टेक्स ही है, और ये जो वर्टेक्स है क्या सर्कल के सेंटर ऊपर ही नहीं आ रहा? ऊपर ही आ रहा है। तो अगर कोई सर्कल का, अगर कोई एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पर आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? एन एंगल, एक एंगल हुज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स इज एट, मौजूद हो एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। किस पर मौजूद हो? सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो गई? हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब गौर करें, ये जो आपने रे ड्रॉ किया है, ये रे ड्रॉ करने पर देखें यहाँ पर एक आर्क बन गई है। क्या बन गई है? आर्क। समझने के लिए इस आर्क को मैं नाम देता हूँ ए और बी। ये एक आर्क ड्रॉ हो गया है। इस आर्क का एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है? बी है। मैंने क्या कहा, कब इस एंगल को सेंटर एंगल कहेंगे? जब इस एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पर हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो आर्क हैं ये पास करे, ये जो रेज हैं, सॉरी आर्क कहते हैं, ये जो रेज हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, पीछे अड्डा पा जाए, ये जो रेज हैं वो क्या करे? आर्क के एंड पॉइंट से पास करे। पहली कंडीशन, किसी भी एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पर हो, और दूसरी कंडीशन कि ये जो रेज हैं वो क्या करें? आर्क के एंड पॉइंट से पास करें। तो उस सूरत में ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं क्या नाम दे दूंगा? सेंट्रल एंगल का। तो आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एंगल, एक एंगल, कौन सा एंगल? हुज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स क्या हो? सर्कल के सेंटर पर हो, एंड इट्स आर्म्स, और जो इसके आर्म्स है, मीट, टकराएं। कहाँ से होते हुए टकराए? एट एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क। यहाँ ये डायग्राम एक अच्छी सी बनी हुई है, यहाँ से देख लेते हैं। क्या एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सेंटर में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो एंगल के आर्म्स है वो क्या करें? टकरा के गुजर जाएं। किसको?
आर्क्स के एंड पॉइंट को। तो इस सूरत में ये जो सेंटर में एंगल ओ बन रहा है, इस एंगल को मैं नाम दे दूंगा सेंट्रल एंगल का नाम दे दूंगा। ठीक हो गया, तो ये था सेंट्रल एंगल। अब इसमें एक बारीक सी बात है, मैं कह रहा हूँ वो भी ही कर लें ताकि आपको जरा समझ लग जाए। ये थ्योरम 1 आपका चैप्टर 11 का। तो इसमें देखें मैंने सब कुछ हटा दिया, पेज नंबर 203 है। तो जितना आपको कहूँ उतना मार्क कर लें, बाकी ये चीज़ें आपके लिए इररेलेवेंट है। तो आए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 की स्टेटमेंट। जी, इसको समझने से पहले आए ज़रा नीचे ना इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल में ना मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ड्रॉ कर देता हूँ? एक कोड। इस कोड को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। कोड तो पता ना, सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनाई है ए बी, इस ए बी को क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? एक पहला कोड ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और दूसरा कोड इसी सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। उसका नाम मैं दे देता हूँ डी सी। ठीक है, दूसरा कोड ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया डी और सी। अब अगर आप गौर करें तो ये जब मैंने कोड्स ड्रॉ किए हैं तो इन कोड्स को ड्रॉ करने से क्या हुआ है, यहाँ पे एक आर्क बन गई है, बल्कि दो आर्क्स बन गई है। एक ये आर्क बन रही है और एक ये आर्क बन रही है। तो इनको भी एक नाम दे देते हैं। पहली आर्क को मैं नाम दे देता हूँ डी ई सी। पहली आर्क का क्या नाम दे दिया? डी ई सी। ये पहली आर्क आ गई। और इधर ही ए बी कोड ड्रॉ करने से दूसरी आर्क क्या आ गई? ए एफ बी। ए एफ बी। दूसरी आर्क का क्या नाम आ गया? ए एफ बी। अब स्टेटमेंट क्या लिखी है उसको समझते हैं। पहला और जो दूसरा थ्योरम में सेम है, तो मैं समझता हूँ कि थ्योरम 2 से हम समझते हैं। जितना ड्रॉ करूँ ना, मार्क करूँ बल्कि ड्रॉ कह रहा हूँ, उतना ही बस देखिएगा। इफ़ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल, ब्रैकेट भी छोड़ते हैं। अगर मैं क्या करूँ, एक सर्कल में कितने कोर्स ड्रॉ करूँ? 2 कोर्स ड्रॉ करूँ और वो दोनों कोर्स क्या हो? इक्वल हो। यही मैंने किया। क्या मैंने किया? पहले क्या ड्रॉ किया है? 2 कोर्स ड्रॉ किए हैं। कोर्स का क्या नाम है? ए बी और डी सी। ठीक हो गया जी, आगे जी। 2 कोर्स ड्रॉ कर दिए और ज़हन में रहे वो दोनों कोर्स क्या है? इक्वल हैं। देन फिर क्या होगा? देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उनके सामने। कोरस्पॉन्डिंग उनके सामने। किन के सामने? जो कोर्स इक्वल हैं उनके सामने जो आर्क्स हैं, जो कोर्स इक्वल है उनके सामने जो आर्क्स हैं वो भी क्या है? आर कॉन्ग्रुएंट। वो भी क्या है? बराबर है। तो एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि अगर आपको कहे इफ़ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर किसी सर्कल के दो कोर्स इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, जो उनके सामने आर्क्स हैं वो आर डैश, वो क्या होंगी? वो भी क्या होंगी? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये देखें, यही डायग्राम थी। क्या डायग्राम थी कि अगर मेरे सामने दो कोड्स हैं, पहले कोड का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है डी सी। अगर दोनों कोड्स क्या हैं? बराबर हैं, तो जो उनके सामने आर्क्स हैं वो भी क्या होंगी? हमेशा बराबर होंगी। ठीक हो गया। थ्योरम 1 इसका उलट है। अब वो पहले बात कर रहा है आर्क्स की। किसकी बात कर रहा है? आर्क्स की। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी सर्कल में, अगर यहाँ ही देख लें, यहाँ मैंने कितने आर्क्स ड्रॉ किए हैं? डी ई सी पहली आर्क और ए एफ बी दूसरी आर्क। अगर दो आर्क्स ऑफ अ सर्कल एक सर्कल की कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी, देन कोरस्पॉन्डिंग कोड्स, जो आर्क्स के सामने कोड्स हैं, कहाँ पर ये आर्क्स के सामने कोड है? डी ई आर्क के सामने कौन सा कोड है? डी सी। और ए ई बी आर्क के सामने कौन सा कोड है? ए बी। ये जो दोनों कोड्स हैं ये भी आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट थी। अब आए, ये जो ब्रैकेट है इसने मसला डाल दिया। इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। थ्योरम 2 से इसको समझते हैं। अब देखें, अगर मैं आगे तौर पर 2 सर्कल में ड्रॉ कर दूं, कितने सर्कल ड्रॉ कर दूं? 2 सर्कल। पहला सर्कल में सामने अब इसने नाम ज़रूर रुकेगा जी। अब आपके सामने मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं और ये समझना आपने कि ये दोनों ही सर्कल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों सर्कल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जी, आगे पे पहला जो सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसमें जो सेंटर है उसको मैंने ओ का नाम दे दिया, इसमें सेंटर को नाम दे दिया एच का नाम दे दिया। अब इस सर्कल में जो कोड मैंने ड्रॉ किया उसको मैंने ए सी का नाम दे दिया और दूसरा कोड है उसको मैंने नाम दे दिया ई एफ का नाम दे दिया। अब आए स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। आए अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ टू कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अब यहाँ बात क्या आ रही है? 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला 2 सर्कल्स हैं?
सर्कल के साथ एस लिखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि दो कॉन्ग्रेट सर्कल्स हैं, वो क्या है, इक्वल हैं। क्या कह रहे हैं, इफ टू कोर्स, दो कोर्स हैं इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, दो सर्कल्स के। ठीक है, ये आपके सामने तो बनाए हुए हैं, दो सर्कल हैं, एक सर्कल में एक कोड है ए सी और ई एफ, लिख ही लेते हैं जी। पहली कोड है, पहले कोड का नाम है ए सी, बराबर है किसके, ई एफ के, दोनों कोड्स क्या है, बराबर है। ठीक हो गया जी। आगे आगे क्या कह रहे हैं, ओहो जी, देन फिर क्या होगा, देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो उनके सामने आर्क्स हैं, ये देखें ए सी के सामने आर्क कौन सी है, ए डी एफ ये वाली आर्क, और दूसरे सर्कल की आर्क ए जी एफ, वो दोनों आर्क्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी सिंपल ये बात कर रहा है, अगर दो डिफरेंट सर्कल आ जाएं तो इसमें अगर दो कोर्स बराबर होंगी तो उनमें उनके सामने आर्क्स भी क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। ठीक हो गया, मुझे नहीं तो कैसे चेंज बात किया, ब्रैकेट रहने दे, मेजर माइनर इतनी डिटेल में क्या समझाना। ये आखिरी लाइन भी पढ़ लें, इन इक्वल सर्कल्स, अगर हमारे पास क्या है, दो इक्वल सर्कल हैं और इन सेम सर्कल, ये बस समझने समरी है। इफ़ टू कोर्स आर इक्वल, अगर दो कोर्स इक्वल हैं, देन ये छोड़ दें, कट ऑफ अभी रुक जाए, देन आर्क्स भी उनकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, आर्क्स भी क्या होंगी, उनकी हमेशा इक्वल होगी। बस ये इस पूरे थ्योरम 1 और 2 की समरी है, तो ये बस आपने ज़हन में रखना है। थ्योरम 1 में भी अगर पढ़ना ब्रैकेट का तो पढ़ लें, वही बात है कि अगर हमारे सामने क्या हो, इसको पहले मिटा दूँ जी, इफ़ टू आर्क्स, किसकी आर्क्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, उनकी आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोर्स, तो हमें जो मौजूद दोनों सर्कल में कोर्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यानी सिंपल सूल, आर्क्स बराबर तो कोर्स बराबर, कोर्स बराबर तो उनके सामने वाली आर्क्स भी बराबर, बस ये असूल है। ये हो गया थ्योरम 1 2। अब आए थ्योरम 3 को समझते हैं, सर्कल से ड्रॉ करते हैं जी। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं, तो हम स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे एक सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, इस सर्कल में मैं एक कोड ड्रॉ करता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ ए बी का, किसका नाम दे दिया, ए और बी का, और एक और कोड ड्रॉ करता हूँ, उसको नाम दे दिया सी और डी का नाम दे दिया। ठीक हो गया, और इसका कोई सेंटर है वो आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सर्कल के सेंटर से ना एक रे ड्रॉ करता हूँ, पहली रे ड्रॉ कर दी, और एक और दूसरी रे ड्रॉ कर दी। ठीक होगा, यहाँ कोई एक सेंटर एंगल बन रहा होगा, मुझे नहीं पता कितने का बन रहा होगा। इसी तरह इस सेंटर से मैंने एक और रे ड्रॉ की सी पर, और यही रे मैंने ड्रॉ कर दी डी पर ड्रॉ कर दी, और यहाँ एक दूसरा सेंटर एंगल बन रहा होगा। ठीक हो गया, इधर इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। क्या मैंने कहा, अब यहाँ पर कितने सेंटर एंगल बन रहे हैं, दो, ये भी सेंट्रल एंगल, ये भी क्या है, सेंटर एंगल, सी ए सेंट्रल एंगल, दो सेंट्रल एंगल बन रहे हैं, और दो क्या है, कोर्स है, पहले कोर्स का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी डी। ठीक हो गया, अब एज अ स्टेटमेंट को समझते हैं। अब इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल है आ सर्कल, उसकी कोर्स क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया, देन यहाँ पर ये ना सबटेंड का जो वर्ड आया ना, मैंने इसको काट दिया, तो आप इसको सबटेंड के बगैर पढ़ें। इस सबटेंड का वर्ड ना समझने वाला, इस पर हमारे 10 मिनट की डिस्कशन है, तो चैप्टर 13 में करेंगे। अब आप इसे इग्नोर करके पढ़ें। क्या मैंने कहा, कोई सर्कल है, उसके क्या है, कोर्स क्या है, इक्वल है, देन उनके जो एंगल्स हैं, एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, एट द सेंटर, जो एंगल्स है कहाँ बन रहे हैं, सेंटर पर, वो भी क्या है, इक्वल है। तो बस एक इतनी सी अहम बात है। क्या अहम बात है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, क्या कि अगर दो कोड्स हैं, दोनों कोड्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, एक कोड का नाम है ए बी और दूसरे कोड का नाम है सी डी। अगर किसी सर्कल में दो कोड्स बराबर हों तो उनके सामने जो सेंट्रल एंगल है, दोनों सेंट्रल एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, तो अब ये सबटेंड का वर्ड छोड़ दें। अब हम ये जो ब्रैकेट में बात कर रहा है, अगर दो सर्कल्स हो उनमें क्या सिचुएशन होती है, तो उसको भी देख लेते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जी। इक्वल कोड्स, दो कोड्स बराबर हैं किसके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, नीचे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स उसने ड्रॉ किए हुए हैं। फिर एंगल्स, जो एंगल्स होंगे एट सेंटर, दोनों सर्कल के जो सेंटर पर एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देख लें, यहाँ पर अगर उसने नहीं ड्रॉ किया तो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर एक सर्कल में कोड है ए सी
और दूसरे में उसने नाम रख दिया ए डैश और सी डैश, ये दो कोड है। अगर दोनों कोड बराबर हैं तो उनके सामने जो सेंटर में एंगल बन रहा है, दोनों सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू ऐसे आ सकता है, इफ़ इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड डैश एंगल, इसको ऐसे मैं अंडरलाइन करता हूँ। अभी एमसीक्यूज कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं, इक्वल कोड्स हैं सर्कल के, सबटेंड बताएं वो एंगल्स बनाएंगे सेंटर पर डैश, इक्वल होंगे, ये इक्वल ना ऐसे गायब हुआ होगा। तो अगर वो पूछेगा अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो बताएं जो उनके सेंटर पर एंगल्स हैं वो भी क्या इक्वल हैं या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ना पेज नंबर 206 में सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने मार्क कर लेने हैं, तो बस यही समझ लें। तो कितने रह गए, ये पेज ये है, चलें जी, बस अब बुक में 3 बीच में एमसीक्यूज रह गए, फिर इस डिस्कशन को क्लोज करके पार्ट ए बना लेते हैं, पार्ट बी के ऊपर कल डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया है, तो मैं क्या करता हूँ इनके दोनों सर्कल के सेंटर एंगल्स ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ड्रॉ कर देता हूँ, सेंटर एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। इसका जो सेंट्रल एंगल इसको मैं नाम देता हूँ एंगल ए ओ बी। ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इसको मैंने क्या नाम दिया, एंगल ए ओ बी। यहाँ पे भी एक और सेंटर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी ओ डी। तो 2 सर्कल थे, मैंने दोनों को क्या कर दिया, सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर दी। लिख लेते हैं यहाँ, एक का नाम है एंगल ए ओ बी पहला सेंट्रल एंगल, और दूसरे का नाम है सी ओ डी नाम है। ठीक हो गया जी। आगे जी, अब आप जब गौर करें ये सेंटर एंगल ड्रॉ करने से ना एक आर्क बन गई है, 2 आर्क्स, इधर भी एक आर्क बन रही है ए बी और दूसरी यहाँ आर्क बन रही है सी डी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर किसी सर्कल में, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो अगर इन सर्कल के जो आर्क्स हैं, पहले का नाम है ए बी और दूसरे सर्कल के आर्क है सी डी, अगर दोनों ही आर्क्स बराबर हैं, दोनों ही आर्क्स क्या है, बराबर हैं, तो जो इनके सेंटर में एंगल है वो भी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। बस इतनी सी बात थी। तो देख लेते हैं पॉइंट 2, इन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ऐसा आ रहा है। अब ये से यहाँ उलट बात कर दी, अगर मैं इसको इतना पढ़ूँ, इन कॉन्ग्रेंट सर्कल इक्वल आर्क्स, अगर आर्क्स क्या होंगी, इक्वल होगी, विल सबटेंड को छोड़ दे, मेक इक्वल सेंटर एंगल, तो उनके सेंटर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अब इधर जो बात लिखी है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या लिखे हुए हैं, इन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, अगर 2 सर्कल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब अगर दोनों की आर्क्स क्या है, अनइक्वल है, आर्क्स क्या है, अनइक्वल है, विल सबटेंड को जगह पढ़ ले मेक, विल मेक अनइक्वल सेंटर एंगल। तो जब आर्क्स भी हमेशा उनकी क्या होंगी, अनइक्वल, तो उनका जो सेंटर एंगल, जो आर्क्स के सामने जो सेंटर एंगल वो भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखने, ये भी आएंगे एक्सरसाइज में, तो पता चल जाएगा आपने कितनी तोजह से सुना। अब हम इसको इस तरह पढ़ लें, इन कॉन्ग्रेंट सर्कल, नहीं सॉरी इतना नहीं मार्क करना, सॉरी, इन सेम सर्कल, अगर एक ही सर्कल हो उसमें आर्क्स क्या हो, अनइक्वल हो, क्या हो, आर्क्स का हो, अनइक्वल हो, तो उन आर्क्स की वजह से विल मेक क्या बनाएंगे, अनइक्वल सेंटर एंगल, उनके सेंटर में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है। अब हम पॉइंट वन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए सेक्टर ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, सर्कल के सेंटर से एक रे ड्रॉ करता हूँ और एक दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं गौर करूँ तो ये दोनों रे ड्रॉ करने से यहाँ क्या बन गया, एक सेंट्रल एंगल बन गया। हमने इसको इस तरह भी पढ़ा था कि अगर एक सर्कल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें और दूसरा रेडियस ड्रॉ करें, तो ये जो रेडियस ड्रॉ करने की वजह से आर्क्स बन गए, गौर करें यहाँ नीचे एक आर्क बन रही है, तो देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं, मैं दोनों को हाईलाइट कर दूँ। पहले 2 रेडियस आ गए और दोनों रेडियस ड्रॉ करने से एक आर्क आ गई। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो अंदर का एरिया बन रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो अंदर एरिया आ रहा है, इस एरिया को क्या कहते थे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर नहीं याद आ रहा तो ज़रा रिवाइज कर लें, पीछे इधर ही लिखा हुआ चैप्टर 11 के, क्या, द सर्कुलर रीजन, से क्या हुआ, द सर्कुलर रीजन, एक ऐसा सर्कुलर रीजन बाउंड, ओहो कलर चेंज करो जी, एक सर्कुलर रीजन जो बाउंड है किसके से, एक आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट, 2 रेडियस की वजह से और एक आर्क की वजह से जो रीजन बाउंड हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब बात सुनेगा, किधर गया भाई जी, हाँ
ये आ गया। तो ये था हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब आइए इसको इधर समझते हैं। मिटा दिया वो। जी हाँ, पहले स्टेटमेंट को करने से पहले ये बात समझ लें। अगर दो सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, दोनों में एक सेंटर एंगल बन रहा है एंगल ए और बी, और दूसरे में सेंटर एंगल है एंगल सी डी एफ। अगर दोनों सर्कल के सेंटर एंगल बराबर हैं, दोनों सर्कल के सेंटर एंगल क्या है, बराबर हैं, तो इस सूरत में इन दोनों सर्कल में जो बनने वाला एरिया और सेक्टर है, ये जो सेक्टर बन रहा है दोनों सर्कल में, अगर सेंटर एंगल बराबर है तो दोनों के जो सेक्टर हैं वो भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको साइड पर समझ लेते हैं। ये जी, इन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, अगर दो सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इफ सेंटर एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके सेंटर एंगल क्या है, इक्वल है, देन जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने सेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर कोई एक सेम सर्कल होगा, तो पहले से हटा लो, अगर एक सर्कल की बात करें, इन सेम सर्कल, अगर एक सर्कल होगा उसमें दो सेंटर एंगल्स बने होंगे, कितने एंगल्स, दो सेंटर एंगल। अगर दोनों सेंटर एंगल बराबर होंगे तो उसमें जो दोनों ही सेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया। अब आए, अच्छा ये पेज आप काटा मार दें, इसमें कोई, मैंने पढ़ा गौर से देखा कोई एमसीक्यू नहीं बना, तो 207 पर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दें बेशक। नहीं जी, आज की आखिरी बात, माजरत अगर वीडियो लंबी बन गई, ज़रूरी था क्योंकि अब के पेपर में एमसीक्यू बीच में से बनने हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी पढ़। अच्छा ये स्टेटमेंट थ्योरम फॉर कोई मुश्किल नहीं है, पीछे आपने इतना कुछ पढ़ लिया, पढ़ लेते हैं दफ़ा, उम्मीद करूँगा आपको समझ गया। इफ़ एंगल्स, या ये अब सबटेंड का वर्ड आ ही रहा है बार बार, चलें इसको बाद में देखते हैं। सबटेंड के साथ लिखें, अगर मेड बाय टू कोर्स ऑफ अ सर्कल, एक काम करें इससे, हाँ ये ज़रा ना सबटेंड का वर्ड ज़रा समझ लें देसी तरीके से, तो असल मतलब बाद में पढ़ेंगे, पहले ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सबटेंड होता क्या है। लेकिन बार बार वर्ड आ रहा है, इफ़ टू एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ अगर गौर करें किसकी वजह से बन रहे हैं, बाय टू कोर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं एक कोड ड्रॉ करूँ ए बी, अब मैं इस कोड के जरिए एक एंगल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इस कोड के पहले एंड पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करूँ सेंटर तक, पहली लाइन हो गई, और इसी कोड के दूसरे एंड पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करूँ सेंटर तक, तो आप देखें इस कोड की वजह से हमने क्या किया है, एक एंगल ड्रॉ कर दिया है, सबटेंड बन रहा है कहाँ पर, एट सेंटर पर। तो बस अभी इसको इतना ही समझ लें, सबटेंड मेड क्या, इफ एंगल्स, दो एंगल्स की बात हो रही है, इफ एंगल्स बन रही है मेड, किसकी वजह से बन रहे हैं, बाय टू कोर्स ऑफ अ सर्कल, ये नीचे दस ने बनाया हुआ है, दो कोर्स हैं ए सी, और एक दूसरे सर्कल में जो कोड है उसको उसने नाम दिया ए डैश और सी डैश। अब इफ टू एंगल्स मेड बन रहे हैं टू कोर्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर, कहाँ पर बन रहे हैं, सेंटर पर, यानी बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर एंगल की। ज़्यादा ही हो गया, एक तो इसने भी मेरे दिमाग की दही बना दी, छोड़ें इतना क्या गौर से करना, इतना ही समझ लें तो आपको सारी समझ लग जाएगी। क्या जरा देखिएगा, इफ़ एंगल्स, अगर एंगल्स बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, एट सेंटर, यानी बात किसी कर रहे हैं, सेंटर एंगल्स की बात करें, ठीक है। आर इक्वल, अगर एंगल्स जो सेंटर पर बने वो क्या है, इक्वल है, फिर जो कोर्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये कोर्स कैसे हैं, इन्हीं कोर्स के जरिए हमने क्या ड्रॉ की है, एंगल्स को ड्रॉ किया, सबटेंड एंगल ड्रॉ किया बाय टू कोर्स ऑफ अ सर्कल। तो बात सुन ले, अगर कोई एंगल्स है किसकी वजह से बन रहे हैं, टू कोर्स ऑफ अ सर्कल की वजह से, तो जो वो एंगल सेंटर पर बन रहे हैं वो भी इक्वल है, आर इक्वल, एंड आखिरी बात जो कोर्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये थी आज की आखिरी बात, तो कल इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 के एमसीक्यूज़ पर। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेगा, ओवरऑल समझाने में ज़रा टाइम लग जाता है लेकिन ज़रूरी था, तो करके आएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 11 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के, उनके ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करना है, तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ हमें गिवन है, क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। अब 4 सेंटीमीटर कॉर्ड, एक क्या है, कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले इतना डाटा लिख लेते हैं, एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए इतना डाटा हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ड्रॉ कर लिया। इधर लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। आगे जी, अब इस कॉर्ड की वजह से, अब कॉर्ड जो 4 सेंटीमीटर सबटेंस ये बना रहा है एक सेंटर एंगल, सेंटर में कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आए
एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबटेंस का मतलब है कि सबटेंड, अगर आपने वैसे बताया था कि चैप्टर 13 पर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होंगे, लेकिन अभी इतना समझ लें कि एंगल बनाना है कोड की वजह से, तो क्या तरीका होगा, कोड के एक एंड पॉइंट से सेंटर तक लाइन ड्रॉ करेंगे और कोड के दूसरे एंड पॉइंट से सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इससे हमारे पे एक सेंटर पर एंगल बन जाएगा। सेंट्रल एंगल कितने का है, 60 डिग्री का हमें गिवन है। ठीक हो गया। आगे, द रेडियस सेगमेंट ऑफ दी सर्कल, हमने क्या करना है, द रेडियस सेगमेंट इज, जो रेडियस सेगमेंट होगा, रेडियस सेगमेंट समझ लें रेडियस की बात करें, रेडियस सेगमेंट यानी रेडियस, वो पूछे रेडियस की क्या लेंथ होगी, हमने ये फाइंड करना है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो हम अपने डाटा को देखते हैं जो ड्रॉ किए, से हमें क्या हेल्प मिलती है। देखें, अगर मैं यहाँ पर इस सेंटर को नाम दे दिया ओ का, ठीक है, और रेडियस को नाम दे दिया ए बी का। अब गौर करें, ओ ए सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक हो गया। और ये ओ बी लेंथ भी किसको शो कर रही है, रेडियस को शो कर रही है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि अगर मैं गौर करूँ, ये पूरी एक ट्रायंगल बन गई है, ये एक पूरी ट्रायंगल बन गई है। इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, गौर से याद है कि इस ट्रायंगल में जो रेडियस हमने यही निकालना है। अब ट्रायंगल ओ ए बी तो बन गई। हमें पता है एक ट्रायंगल में अगर दो लेंथ बराबर होती हैं तो उसमें दो एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर सेंटर में एक एंगल 60 का है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दूसरा एंगल भी कितने का होगा, 60 का होगा। कितने का होगा, 60 का होगा। अब तीसरा एंगल नहीं पता हमें, तो हमें इतना तो पता है कि अगर एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम, पहले एंगल की क्या वैल्यू है 60, दूसरे की भी वैल्यू क्या है 60, ये जो तीसरा बी पर बन रहा है इसकी वैल्यू नहीं हमें पता, इसको एक्सलेट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180। 60 में 60 कर देंगे 120, 120 विद 180 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। 180 में से 120 माइनस किया कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया बी पर भी कितने का एंगल बन रहा है, 60 का बन रहा है। अब आप याद करें, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल की वैल्यू सेम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में हमें पता है एंगल की भी सबकी वैल्यू सेम होती है, तीनों एंगल्स की। तो इसका मतलब ये जो एक लेंथ है द कोड की 4 सेंटीमीटर, तो बाकी की भी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। बाकी भी लेंस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब एंगल ही तीनों सेम है तो तीनों साइड भी क्या होंगी, सेम होगी। और ये किसकी खूबी है, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटर ट्रायंगल में एक साइड 4 सेंटीमीटर की है तो बाकी भी साइड कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सी है, 4 वाली है। अब इसी के मुताबिक नीचे दो और MCQs है, तो उनको समझने से पहले एक थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसी के ऊपर, ताकि हमें बाकी MCQ भी समझ लगे। जी, MCQ 1 किया आपने तो आपको पता चलेगा कि सेंटर एंगल 60 था, बाकी ये ए पर भी और बी पर भी एंगल कितने का बन रहा था, 60 का बन रहा था। और जो कोड थे और जो रेडियस थे दोनों वापस में ये तीनों क्या थे, बराबर थे, 4 सेंटीमीटर के। अब ये MCQ इसका भी बनता है, वो पूछे कि अगर रेडियस और कोड, क्या मैं रेडियस और कोड आपस में कॉन्ग्रेंट है तो बताएं सेंटर में एंगल कितने का फिर बन रहा होगा। वो हमेशा याद रखना आपने, 60 का बन रहा होगा। क्या मैं अगर कोड और जो दोनों रेडियस सेगमेंट है अगर बराबर है तो इसका मतलब सेंटर पर एंगल कितने का बन रहा होगा, 60 का। इसकी रीज़न अभी हमने देख लिया, दोबारा लॉजिक नहीं अप्लाई करनी। तो आए MCQ नंबर 2 पढ़ लें। क्या है MCQ नंबर 2, अब आपको समझ लग जाएगा। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कोई कॉर्ड है उसकी लेंथ, और जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो बताएं सेंटर पर एंगल कितने का बनेगा, कॉर्ड की वजह से हमेशा 60 का बनेगा। ठीक हो गया। इसी के मुतालिक एक और MCQ था, मैं पॉज करता हूँ, देखता हूँ जरा। जी, 1 और 2 से मुतालिक ना एक और MCQ मुझे मिला, नोवा। ये भी कोड का सेम वही है। इफ़ कोड ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल का कोड है, उसकी वजह से कोड के से एंगल सेंटर पर कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। ठीक है। देन लेंथ ऑफ कोड एंड रेडियस सेगमेंट, फिर बताएं कोड और रेडियस सेगमेंट आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि जब भी सेंटर एंगल 60 का होगा तो लेंथ ऑफ कोड और रेडियस सेगमेंट हमेशा ही क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर जिनको बासियाँ आ रही है ना, नींद आ रही है, वो जाकर पे मुंह हाथ धोएं और तसल्ली से लेक्चर लें, एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई आ जाना रहो, वरना आपको ध्यान कोई नहीं रहना लेक्चर में। चलो जी, ये हो गए 3 MCQs। बाकी ये ज़रा डिफरेंट है,
उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 इसका ले लिया होगा। बराए मेहरबानी वो ले लें पार्ट 1, क्योंकि अब उसी के मुतालिक आपको एमसीक्यूज नज़र आएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज है। नहीं लिया पार्ट 1 तो पार्ट 2 लेने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ये एमसीक्यूज नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में लिखा हुआ है आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसमें कितनी कॉन्ग्रेंट आर्क्स हैं, 2 हैं। तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, 2 आर्क्स हैं सर्कल के, वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल में कितनी आर्क्स हैं, 2। एक को नाम देते हैं ए सी, तो सब ए सी पी, कुछ बच्चे नाम से उनके हंस रहे होंगे, और बी ओ भरा कर बी ई डी, बी ई और डी, ये 2 आर्क्स हैं, इनको ज़रा डार्क कर लेते हैं अगर आपको पता चले मैंने क्या अजूबा ड्रॉ किया है। ये एक अजूबा था बी ई डी और दूसरा अजूबा है ए सी पी। ठीक है, 2 आर्क्स मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। आगे जी, आगे क्या फरमा रहे हैं जी, इफ वन आर्क मेक अ सेंटर एंगल ऑफ 30, एक आर्क की वजह से सेंटर एंगल कितने का बन रहा है, 30 का। तो हाँ ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। आजा भाई, ना टाइम वेस्ट कर। अच्छा जी, सेंटर ले लेते हैं, क्या होगा, 1 मिनट जी। हाँ, एक आर्क की वजह से सेंटर एंगल बन रहा है 30 का, ड्रॉ कर लेते हैं। यानी आर्क की वजह से बना है। अब क्या करेंगे, आर्क के एक पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ की सेंटर तक और दूसरे एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की सेंटर तक। इस ए सी पी की वजह से सेंटर एंगल कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने डाटा क्या किया, जो मुझे मिलता गया मैं लिखता गया। आगे आगे लिख रहा है देन, फिर बताएं द अदर आर्क, वो जो दूसरी आर्क है वो कितने का एंगल बनाएगी। वो जो दूसरी आर्क कौन सी है, बी ई डी, वो पूछा अब ये कितने का सेंटर एंगल बनाएगी। यानी आर्क के एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर तक और दूसरे डी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर तक। अब पूछे ये वाली आर्क कितने का एंगल बना रही है। देखिए कल हमने ये एक जगह पर पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नहीं यकीन आ रहा तो आपको यकीन करवा देता हूँ। ये अल्लाह भला करे आपका। ये देखें, ये कल हमने इस तरह पढ़ा था, अगर मैं इसको मिटा सकूँ, मिट जा पा जी। ये जितना अंडरलाइन करना उतना पड़ेगा। इन कॉन्ग्रेंट सर्कल, अगर 2 सर्कल, बल्कि आज एक ही सर्कल है, इन सेम सर्कल, हाँ ऐसे करते हैं, इन सेम सर्कल, एक सेम सर्कल है, इक्वल आर्क्स, अगर आर्क्स क्या है, इक्वल है, विल सबटेंड, तो उन आर्क्स की वजह से एंगल भी जो सेंट्रल एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखें इन सेम सर्कल, अगर सेम सर्कल है तो आर्क्स अगर इक्वल होंगी, विल सबटेंड, वो बनाएगी दोनों आर्क्स एंगल, सेंटर एंगल हमेशा इक्वल बनाएगी। अनइक्वल को मैं नहीं पढ़ रहा, समझाने के था। अगर अनइक्वल होंगी आर्क्स तो एंगल भी, सेंटर एंगल भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन आज हमारी आर्क्स क्या है, इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट है। तो पढ़ लें, यहाँ लिखा हुआ उसने, हमारी जो जो दोनों आर्क्स हैं वो क्या है, इक्वल है। और अगर एक आर्क सेंटर एंगल 30 का बना रही है तो बता दें दूसरा कितने का बना रही है, 30 का ही बना रही होगी। उम्मीद करते हैं आपने बोल लिया होगा, तो मुझे अब यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा एंगल भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। ओके हो गया। तो प्लीज़ याद करके डिस्कशन जो नहीं सुनी बराए मेहरबानी सुन लें, आपके फ़ायदे के लिए। चलें जी, MCQ नंबर 4 के लिए भी एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। MCQ नंबर 4, एन आर्क, एक आर्क है, सबटेंड्स अ सेंटर एंगल ऑफ 40। बस यहाँ तक रुक के हम डाटा बना लेते हैं। एक आर्क है जो बना रही है सेंटर एंगल कितने का, सबटेंड बना रही है 40 डिग्री का। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने आपके सामने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। इस सर्कल में एक आर्क है, वही मशहूर ज़माना नाम ए सी पी। ठीक होगा, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इस आर्क की वजह से सबटेंड हो रहा है एंगल कितने का, 40 डिग्री का। यानी आर्क के एक एंड पॉइंट से हम सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर आ गया, और इसी आर्क के दूसरे एंड पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे इस सेंटर एंगल कितने का बन रहा है, 40 का बन रहा है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपके सामने लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ एक इसी आर्क के अंदर रहते इधर एक कोड ड्रॉ कर दूँ, उसको नाम दे दूँ ए पी का। क्या नाम दे दूँ, ए पी का। क्या मैं कह सकता हूँ आर्क ये जो ए सी पी है इसके सामने एक कोड बन रहा है ए पी। क्या कोड बन रहा है, ए पी। मैं तो लिख देता हूँ ए सी पी क्या है, आर्क है, और ए सी पी के ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड बन रहा है जिस कोड का क्या नाम है, ए पी नाम है। ठीक हो गया। अब आए
डाटा पढ़ लेते हैं। ये मैंने सारा ड्रॉ कर दिया। क्या डाटा लिखा हुआ है कि एन आर्क, एक आर्क बना रही है सेंटर एंगल 40 का, देन कॉरस्पॉन्डिंग को वो कोड जो मौजूद है सामने, किसके मौजूद है सामने, आर्क के। मैं अंडरलाइन कर लूँ, एक आर्क जो सेंटर एंगल कितने का बना रही है 40 का, और कोई कोड है कहाँ मौजूद है, सामने, किसके सामने मौजूद है, ये आर्क के सामने। ये मैंने इधर आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। एक आर्क है ACP, उसके सामने कोड क्या है AP, ठीक है जी। फिर ये पढ़ें, एन आर्क, आर्क तो बना रही है सेंटर एंगल 40 का, तो पूछे कोड विद सबटेंड अ सेंटर एंगल, तो कोड भी बताएं कितने का एंगल बनाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ से पूछा है कि अगर यहाँ पर ये जो आर्क है वो ACP, वो कितने का सेंटर एंगल बना रही है 40 का, तो बताएं ये जो कोड आर्क के सामने है, तो इस कोड के सामने भी कितने का एंगल बनेगा, 40 का ही बनेगा। दोनों की पोजीशन सेम है तो दोनों के सामने सेम ही एंगल बनेगा जी। तो उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम से MCQ नंबर 4 कुछ समझ लग गया होगा। तो अगर हम देखें, दोबारा पढ़ लें, एक आर्क है, उस आर्क के सामने 40 का एंगल बन रहा है, तो जो कोड है आर्क के सामने मौजूद है, ठीक है, कोड की पोजीशन क्या है आर्क के सामने, तो बताएं कोड के सामने भी कितने का सेंटर एंगल बनेगा, वो भी कितने का बनेगा, अल्लाह भला करे 40 का ही बनेगा। इसी जैसा MCQ मैं आपको कहूँगा कि वीडियो पॉज कर लें, बराए मेहरबानी छठा MCQ खुद सॉल्व करें। अगर ये समझ लग जाती है और आपसे हो जाता है इसका मतलब आप लेक्चर बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बराए मेहरबानी छोड़ के चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको देख लिया होगा। तो MCQ नंबर 6 सेम वही है, वैल्यू का फ़र्क था। अगर एक आर्क है वो सेंटर एंगल 60 का बना रहा है, तो बताएं वो जो कोड जो आर्क के सामने मौजूद है, तो कोड कितने का सेंटर एंगल बनाएगा, वो भी कितने का बनाएगा, 60 का बनाएगा। ठीक होगा। यहाँ वैसे ना इसने बड़ा क्लियर कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ आर्क, पीछे चौथे में ना बताया नहीं था किसके सामने मौजूद है, तो ये ज़्यादा क्लियर था। चलें जी, अब आए MCQ नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इधर मिटा लें चीज़ें। MCQ नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कल आपको जब रिवाइज कर दूँ, आपने थ्योरम 4 की में से स्टेटमेंट की थी, सेम वही लिखी हुई है स्टेटमेंट जो थ्योरम 4 में आपने पढ़ी थी। तो थ्योरम 4 का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने थ्योरम 4 में क्या पढ़ा था वो 2 मिनट के जल्दी से देख लेते हैं, वरना आप आगे जा सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थ्योरम 4 में हमने पढ़ा था, अगर मैं 2 कोर्स ड्रा करूँ एक सर्कल में AB, जल्दी से दूसरा ड्रा कर लेते हैं CD, ठीक है। अब अगर दोनों कोर्स बराबर हैं तो एक बात याद रखिएगा, तो जो इन दोनों कोर्स के सामने सेंट्रल एंगल बनेगा, दोनों कोर्स के सामने जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर एक सर्कल में मौजूद 2 कोर्स की वजह से एक 2 सेंट्रल एंगल बन रहे हैं और दोनों सेंट्रल एंगल अगर बराबर हैं, तो याद रखिएगा उसमें मौजूद कोड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस शर्त इतनी है कि अगर 2 सेंटर एंगल बराबर हैं तो इन सेंटर एंगल के सामने बनने वाले जितने भी कोड्स होंगे, इन दोनों सेंटर एंगल के सामने बनने वाले जितने भी कोड होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये पहले इधर से पढ़ लेते ताकि ज़रा रिवाइज हो जाए। इफ़ एंगल बन रहे हैं सबटेंडेड बाय 2 कोड, 2 कोड्स की वजह से हमने एंगल बनाए कहाँ पर, सेंटर पर, और वो एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो बताएं कोड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम ये स्टेटमेंट है। लेकिन कल का लेक्चर लेने का आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। वो किधर गया भाई, MCQ नंबर 5 जी। आप वीडियो पॉज करके खुद भी सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मैंने तो नहीं रुकना। आगे जी, अब पेयर ऑफ कोड्स, पेयर ऑफ कोड्स के ऊपर लिख लें। अब यहाँ नहीं स्पेसिफाई किया तो 2 ही लेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 जी। 2 पेयर ऑफ कोड्स हैं सर्कल के सबटेंड 2 कॉन्ग्रेंट। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता 2 कोड हैं, देखें जब 2 सेंटर एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों सेंटर एंगल किसकी वजह से बन रहे हैं, 2 कोड्स की वजह से। तो बस अब इस चक्कर में ना जाए। अब पेयर ऑफ कोड, 2 पेयर ऑफ कोड्स हैं सर्कल के, वो सेंटर एंगल बना रहे हैं और वो सेंटर एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इज, ये किसका पूछे है, ये कोड का, इसको इस तरह पढ़ना है, द कोड इज, कोड भी बताएं क्या होंगे, बराबर होंगे। जब 2 इसका ना मिटाते हैं, पीछे हो जाओ जी, इस तरह पढ़ें क्या, अगर कोड्स हैं, बल्कि पहले सेंटर 2 सेंटर एंगल बन रहे हैं, 2 सेंटर एंगल बन रहे हैं, मेड बन रहे हैं किसकी वजह से, कोड की वजह से, देन कोड इज, तो कोड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं समझ लग गया होगा। ना समझ लगे तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, और जो फिजिकल पढ़ रहे हैं वो तो पूछ ही लिया करें। आगे जी, MCQ नंबर 6 को करते हैं। अच्छा जी, MCQ नंबर ये मैं मार्क कर लेंगे, हो रहे हैं। ये 10 वाला देख लें तो अभी किया हुआ है, अगर नहीं याद आ रहा तो पहले मैं आपको पीछे से पढ़ा देता हूँ, सबूत दे देता हूँ। सबूत नहीं है, क्या सबूत है जी, कि अगर मिटा दूँ, पहले सबूत साफ कर लें अपना। अच्छा जी,
ओहो जी, अगर इन सेम सर्कल, एक सेम सर्कल में आर्क्स क्या है, अनइक्वल है, तो बताएं इन आर्क्स की वजह से जो सेंटर एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। वही घिसी पिटी बातें रिपीट हो ही जा रही हैं और आप कहेंगे बोर हो ही जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बोर क्या है, तो कोई नहीं, मुश्किल सवाल आने दें ज़रा। चैप्टर 6-2 लग बज जाना आपको। चलें जी, द आर्क्स, ओहो मार्कर, द आर्क्स कहाँ पर ये आर्क्स मौजूद हैं, ऑपोजिट टू सेंट्रल एंगल्स। अब कोई दो सेंट्रल एंगल्स हैं, वो क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, उन सेंटर एंगल के सामने क्या है, आर्क्स मौजूद हैं। तो अब पूछे वो आपसे कि वो जो आर्क्स हैं और सर्कल वो भी हमेशा क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट ही होंगे। जब याद रखिएगा सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर एंगल के सामने जितनी भी आर्क्स हैं वो भी क्या होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं डायग्राम ला के वो टाइम नहीं लगा रहा, आप जाके ना पीछे वो डिस्कशन देखिएगा पार्ट 1 में, जहाँ पे वो मैंने वो पॉइंट डिस्कस किया होगा। ठीक होगा, ये भी हो गया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रह गए, 7वां 8वां, जिसमें से एक बहुत ही आसान है और एक भी समझने वाला है। अल्लाह अकबर, पहले मैं पॉज कर लूँ जी। आपसे मेरा सवाल, कोड डायमीटर किससे कहते हैं। डायमीटर आपको पता है कि जब कोई ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, क्या करे, सर्कल के सेंटर से पास करें, तो इस कोड को क्या नाम दे दिया जाता है, डायामीटर नाम दिया जाता है। ठीक है, एक बात ये होगी। अब बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल कितने का बनता है, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। तो बस आपने याद रखना कि जब भी आप डायमीटर ड्रॉ करते हैं उसमें हमेशा कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। और अगर गौर करें आपने डायमीटर अगर ड्रॉ किया है, रेड पेन लेते हैं, ये डायमीटर जब आपने ड्रॉ किया है तो ये डायमीटर ड्रॉ करने से क्या हो गया, इस घर के 2 हिस्से बन गए हैं, दोनों ही हिस्से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। वाह वाह क्या बात है। अच्छा जी, तो देखें एक हिस्सा ये सेपरेट हो गया और दूसरा हिस्सा ये सेपरेट हो गया। तो जब आप सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहते हैं, इनको सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। ये तो कुछ भूत ही बन गया, ऐसे मुस्कुराता हुआ। अच्छा, तो ये क्या बन गए, सेमी सर्कल बन गया, सेमी आधा सर्कल बन गया। अब खुद सोच लेते हैं, सेमी सर्कल में भी इधर जो नीचे में अगर से पूछूं, यहाँ पर जो डायमीटर की लाइन है या सेमी सर्कल की लाइन है, यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो सेमी सर्कल ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इस पर एंगल कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो यहीं MCQ देख लें। द सेमी सर्कल, MCQ नंबर 7, द सेमी सर्कमफेरेंस यानी आधा सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंटर एंगल, दोनों के सेंटर पर, यहाँ पर देखें सर्कमफेरेंस के यहाँ सेंटर पर और डायमीटर के भी सेंटर पर, दोनों के सेंटर पर हमेशा कितने का ही एंगल बनेगा, 180 का। ऑप्शन किधर ही है, 180 का बनेगा। ठीक हो गया। अब आए इसी के मुतालिक ये MCQ से आखिरी 8वां को भी देख लें जी। गालबन 8वां MCQ है, हाँ 8वां MCQ है, समझ लें। इसमें थोड़ी सी बात है, ये ज़रा सॉल्व करने वाला है तो ये ज़रा समझ लें। मैंने आपको कहा कि अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर से पास करिए, कोई सेंटर है, सर्कल के सेंटर से कोई कोड पास करे, उस कोड को क्या नाम देते हैं, डायमीटर। यानी जो AB कोड मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, AB कोड दर हकीकत ये अब क्या बन गया है, डायामीटर, कैपिटल D से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो कोड डायमीटर बन चुका है, इसके सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है डायमीटर असल में बराबर होता है 2R यानी R रेडियस को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी लॉजिक के पीछे नहीं जा रहा, छोड़ें, ये लॉजिक मैं पहले डिस्कस कर चुका अपनी शॉर्ट वीडियो में। अब सॉरी, यहाँ ना D स्मॉल आता है, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। डायमीटर का जो सिंबल है, सॉरी, स्मॉल D होता है जी, और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2R के। तो दर हकीकत कैसे होता है, ऐसा कोड जो डायमीटर बन चुका होता है वो भी किसके बराबर होता है, 2R के। ये जो कोड है AB जो डायमीटर बन गया है, ये भी किसके बराबर होगा, 2R। इसको ऐसे कह सकते हैं डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल लें तो वो बराबर होता है डायमीटर, और ये बराबर है कोड के। तो आए जरा देख लें, हाँ ये द कोड लेंथ ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा कोड जो सबटेंड कर रहा है सेंटर एंगल 180। यहाँ से आपको हिंट हो गया कि जब कोड कब 180 का सेंटर एंगल बनाएगा, जब वो एक डायमीटर होगा। ये ना, जब कोड कब सेंटर एंगल 180 का बनाएगा, जब वो कोड सेंटर से पास करेगा सर्कल के। ये खुद देख रहे हैं यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 180। कब, जब यही कोड सर्कल के सेंटर से पास करेगा, यानी वो बन गया डायमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा कि इज
तो वो जो कोड की लेंथ है वो हमेशा इज़ ऑलवेज बराबर होगी, किसके बराबर होगी, लेस देन रेडियस सेगमेंट, नहीं, एक रेडियस सेगमेंट के बराबर होगी, नहीं, डबल ऑफ रेडियस सेगमेंट। असल मैंने आपसे ये डायमीटर के बारे में पूछा है, लेकिन सेंटर एंगल 180 कब बनता है, जब वो कोड क्या बन जाता है, एक डायमीटर। तो पूछा डायमीटर किसके बराबर होगा, डबल ऑफ रेडियस के बराबर होगा। चलें जी, एमसीक्यू से उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यू समझ लग गए होंगे। तो प्लीज़ साथ साथ तैयारी करें, मुनासिब नहीं है कि आप नहीं साथ साथ तैयारी करेंगे, अपने नुकसान है, किसी दाएं बाएं वाले को कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह हाफिज़।